हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चे। अ, बेटा आज हमारे पास है क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। देखो बेटा, इससे पहले हमने LCR किया था। L4 इंडक्टर था हमारे पास, C4 कैपेसिटर और R4 रेजिस्टेंस। ये देखो बच्चा, इस तरह से था हमारे पास। ये था इंडक्टर, ये था कैपेसिटर और ये था रजिस्टर। इन तीनों को हमने कनेक्ट किया था किसी एसी सोर्स के साथ। इस तरह से ये हमारे पास एसी सोर्स था बेटा, ठीक है। एसी सोर्स के साथ हमने इसको कनेक्ट किया था, जिसकी ईएमएफ थी E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर। देखो बच्चा, हमने जो वोल्टेज थी वो वोल्टेज अप्लाई करी ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर, और उस वोल्टेज के कारण कितना करंट हमें मिला वो चीज हमें चेक करनी है। हमने कहा कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है एलसीआर सर्किट, जिसका नाम हमने रखा इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस हमारे पास बना क्या, XL माइनस XC का होल स्क्वायर और प्लस क्या बेटा, R स्क्वायर। अब आप कहते थे कि सर इम्पीडेंस मिनिमम होने का क्या मतलब है। इम्पीडेंस मिनिमम होने का मतलब है कि जो एलसीआर सर्किट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, कम से कम। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ऑफ कोर्स करंट आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका रेजिस्टेंस मिनिमम है तो करंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब रेजिस्टेंस मिनिमम कब आ सकता है, अगर ये फैक्टर आपका क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए, दिस इक्वल टू जीरो। अब XL माइनस XC अगर जीरो हो गया तो इसका मतलब है XL और XC की वैल्यूज बराबर हो गई। अब XL क्या था बेटा, XL था इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि ये था रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर। और ये क्या था बेटा, ये था कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर। और XL XC दोनों बराबर हुए, इसका मतलब हुआ XL इज इक्वल टू L ओमेगा, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा इनटू C। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन LC। यानी कि सिंपल सी बात है, ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट LC। इस वैल्यू को, इस ओमेगा की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वैसे हाँ, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये। अगर बात की जाए केवल फ्रीक्वेंसी की तो आपको पता है कि ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय कैपिटल टी। टाइम का रेसिप्रोकल होती है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लिख रहा हूं f से, तो 2 पाई f, जिसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई, 1 अपॉन अंडर रूट LC। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या बनी है हमारे पास, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC, अंडर रूट LC। तो ये थी हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, जो मैंने आप लोगों के सामने, आपके सामने रखी है बेटा, कि f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट LC। अब देखो बच्चा, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा कॉन्सेप्ट है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस निकालना, ठीक है। तो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं तो वो वैल्यू मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा, देखिए। हाँ जी बच्चा, मेरे पास जो कॉन्सेप्ट था वो था शार्पनेस का, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट। देखो बच्चा, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट या फिर
क्यू फैक्टर को हम डिफाइन कैसे करते हैं, बहुत इजी स्टेटमेंट है इसकी। इसको हम डिफाइन करते हैं कि क्यू से डिनोट करेंगे इसको। यह है हमारे पास रेशियो ऑफ वोल्टेज क्रॉस एल, वोल्टेज अक्रॉस एल, ठीक है, और वोल्टेज अक्रॉस सी, एल और सी, डिवाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज या वोल्टेज अक्रॉस आर। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस एल वो क्या होगा आपके पास, आई एक्सएल, ठीक है जी, और डिवाइड बाय आई इंटू आर। अब एक्सएल किसके बराबर होता है, आई से आई तो कैंसिल हो गया, एक्सएल की वैल्यू होती है भाई एल ओमेगा और डिवाइड बाय आर। ओमेगा आपको कौन सा यूज करना है भाई, रेजोनेंस वाला, और रेजोनेंस वाले ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट एलसी। सही है, बिल्कुल सही है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखो, तो L अपॉन R इंटू 1 अपॉन अंडर रूट LC, यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R L स्क्वायर बाय LC और अंडर रूट के साथ। एक L से एक L कट गया, आपके पास बचा क्यू फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन R अंडर रूट L बाय C, अंडर रूट L बाय C, ठीक है जी। इसी तरह से अगर C के थ्रू करते, अब आप सोचते हो कि सर कैपेसिटर के थ्रू करके दिखाओ, तो कैपेसिटर के थ्रू करता मैं तो Q इज इक्वल टू आई एक्स सी और डिवाइड बाय आई इंटू आर। अब आई से आई कैंसिल, मेरे पास बाकी बचता कौन, एक्स सी डिवाइड बाय आर। एक्स सी कौन है बेटा, जो रेजिस्टेंस कैपेसिटर ऑफर करता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा, इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा और इंटू क्या भाई, ओमेगा इंटू सी और इंटू आर। अब ओमेगा कौन सा लेना है, ओमेगा तो रेजोनेंस वाला लेना है। रेजोनेंस वाले ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट एल सी और इंटू सी और इंटू आर। तो यानी कि यहां से 1 अपॉन सी आर और इंटू रूट के अंदर एल सी, तो यानी कि यहां से आप ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय आर अंडर रूट एल सी डिवाइड बाय अंडर रूट सी का स्क्वायर, तो सी सी बाकी बचेगा, यहां से 1 बाय आर, ठीक है, 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी बाकी बचेगा। मतलब क्यू फैक्टर या शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस सर्किट की वैल्यू हमारे पास हर जगह क्या आती है, सेम आती है बेटा। अब देखो ऊपर भी वोल्टेज है नीचे भी वोल्टेज है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या यूनिट बनेगी ना, हैविंग नो डायमेंशन, मतलब शार्पनेस की कोई डायमेंशन नहीं होते, हैविंग नो डायमेंशन, नो डायमेंशंस, इनके कोई डायमेंशंस नहीं होते भाई, सीधी सी बात, ठीक है ना, इनके कोई डायमेंशंस नहीं होते भाई, ठीक है। अब देखो भाई आगे हम बात करते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट जो है वो पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस या नॉन इंडक्टिव सर्किट। नॉन इंडक्टिव सर्किट के साथ पावर कितनी एसोसिएट होती है, ये है हमारे पास। उसके बाद इसके कुछ जनरल न्यूमेरिकल्स उठाएंगे हम लोग, एनसीईआरटी वाले उठा लेंगे सबसे पहले, ठीक है, और उन एनसीईआरटी वाले न्यूमेरिकल के साथ डील कर लेंगे। मैं आपको बता दूंगा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर, अपनी एनसीईआरटी की बुक तैयार रखना बेटा, ठीक है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कर लेंगे आज इसके हम पीछे वाले पार्ट के भी छोड़े हुए हैं हमने, स्टार्टिंग वाले पार्ट के जो आपके म्यूचुअल इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन पे बेस्ड थे, तो वो न्यूमेरिकल भी निपटा देंगे। बट एनसीईआरटी आपके पास रखना और एनसीईआरटी से एक एक न्यूमेरिकल पढ़ के हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं आर्टिकल, उस आर्टिकल का नाम है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस, और नॉन इंडक्टिव सर्किट भी बोल देते हैं आप पास कि एवरेज पावर एसोसिएटेड विद एवरेज पावर एसोसिएटेड with resistance or non-inductive circuit, resistance और नॉन इंडक्टिव सर्किट।
रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट, एवरेज पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। हमें निकालना है एवरेज पावर एसोसिएटेड। देखो भी पावर की मैं आपको एक बात बताता हूँ। पावर होता है, आपको पता है कि पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क अपॉन टाइम, और वर्क होता है जी आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है भी वेलोसिटी, तो ये हो गया फोर्स इनटू वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू पावर। अब पावर क्या होता है? पावर होता है एक स्केलर क्वांटिटी, ये होता है बेटा एक स्केलर क्वांटिटी। ये बात सभी को पता है कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो पावर क्या होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका? फोर्स का एंड वेलोसिटी का। दिस शुड बी द डॉट प्रोडक्ट। सही बात है। इसको, इस पावर को हम बोलते हैं मैकेनिकल पावर। जो मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है जिसकी, वो है जी मैकेनिकल पावर। मैकेनिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर भी होती है कुछ, बिल्कुल होती है जी इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या चीज होती है? पावर होती है जी, आपने बताया मेरे को, वर्क अपॉन टाइम। और वर्क किसके बराबर होता है? हीट के बराबर होता है। और हीट की वैल्यू कितनी होती है? आई स्क्वायर आर और इंटू टी और डिवाइड बाई टी। टी से टी कैंसिल हो गया, आपके पास पावर बाकी बच गया किसके इक्वल? आई स्क्वायर इंटू आर के इक्वल। अब V इज इक्वल टू होता है आई आर, तो आई इंटू वी, वी इंटू आई के इक्वल V इंटू आई। अब आपको पता है पोटेंशियल की जगह पे यहाँ पे हमारे पास इस चैप्टर में कौन काम कर रहा है? EMF E। तो E, V की जगह E, करंट की जगह तो करंट, तो P इज इक्वल टू E इंटू आई बन जाएगा आपका। बिल्कुल बन जाएगा जी। चलो अब अपने आर्टिकल को आगे बढ़ाते हैं। हमारा आर्टिकल हमसे पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो जी चलते हैं। ठीक है, पहले मैं जगह बना देता हूँ, जिस जगह में हमने फॉर्मूलाज बनाए उनको अलग लिख देता हूँ। ये लो जी। अब देखो अपना काम स्टार्ट करते हैं। हमारा काम कैसे शुरू होगा? मुझे पता है कि अगर मैं एसी सोर्स का यूज कर रहा हूं और मेरे पास सर्किट में लगा है रेजिस्टेंस केबल, मतलब मेरा जो सर्किट है वो केवल और केवल रेजिस्टेंस के साथ है। ये है भाई मेरा सर्किट। ठीक है जी, ये है मेरा सर्किट। देखिए मैं इसको अच्छा सा बना देता हूं आप लोगों के लिए, है ना। ये लो जी, ये मेरा रेजिस्टेंस ओनली वाला है, मतलब इसमें ना इंडक्टर विंडक्टर कुछ नहीं लगा हुआ, इसीलिए हमने कहा है कि नॉन इंडक्टिव सर्किट है। नॉन इंडक्टिव सर्किट है ये। एसी सोर्स कनेक्ट है यहाँ पे कुछ इस तरह से, मान लीजिए यहाँ यहाँ एसी सोर्स हमने लगा रखा है। ठीक है जी, ठीक है। एसी सोर्स की कैसी प्रेजेंटेशन होती है? ऐसी प्रेजेंटेशन होती है। ये रेजिस्टेंस है आर, ये एसी सोर्स है जिसका ईएमएफ है ई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी के बराबर। क्लियर? क्लियर। अब देखो जी, आपने क्या लिखा कि ईएमएफ ऑफ एसी सोर्स इज ई नोट साइन ओमेगा टी। एंड करंट क्या आता है? रेजिस्टेंस के केस में करंट की वैल्यू आती है जी I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी। मतलब करंट और ईएमएफ दोनों के दोनों इन फेज होते हैं, आउट ऑफ फेज नहीं होते। करंट एंड ईएमएफ बोथ आर इन फेज। ठीक है ना। तो अब आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पावर। पावर कैसी? इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब क्या होता है? किसी इंस्टेंट पे पावर। तो पावर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल टू, आपने वो देखो लास्ट में फॉर्मूला बना रखा है E इंटू आई, तो इसका मतलब हुआ ये हो जाएगा आपका E नोट इंटू आई नोट साइन इंटू साइन, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा जी। तो पावर होता क्या है? पावर तो होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकाल रहे हो तो दिस शुड बी dw by dt and that becomes equal to E नोट I नोट sin square omega t। सही बात है? बिल्कुल सही बात है जी। यहां तक बात क्लियर है? मेरे ख्याल से तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए यहां से dw की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? dw की वैल्यू आ जाएगी E नोट I नोट क्या साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू क्या dt। अब देखो जी, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड, तो वर्क आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी और इनटू dt, और टाइम की लिमिट है
0 से लेकर t तक, कैपिटल T तक। यानी कि अब देखो जहां पे स्क्वायर में टर्म आए, जहां पे स्क्वायर में टर्म आए, ऐसे 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 स्क्वायर में टर्म जहां पे आ गई, वहां हम काम कैसे करेंगे? स्क्वायर में अगर आ जाए तो इसका तरीका बताता हूं बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है इस बात को, कभी भूलना मत। cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देना। अगर स्क्वायर में साइन स्क्वायर आ जाए या cos स्क्वायर आ जाए तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे आप। cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, तो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये बन गया आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा। यानी कि यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया? 1 माइनस cos 2 थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय क्या? 2, डिवाइड बाय क्या? 2। सही है? बिल्कुल सही है भाई। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करो, ठीक है, और देखो फिर इंटीग्रेशन को कैसे आपने सॉल्व करना, आगे के स्टेप्स बनाओ और सॉल्व करो। चलो जी, तो ये 0 से लेकर t तक e नोट भी और i नोट भी, और 1 माइनस क्या? cos 2 थीटा की जगह क्या है यहाँ पे? ओमेगा इंटू टी, और डिवाइड बाय क्या? 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या? dt। बहुत इजी बन गया ये हमारे लिए। ठीक है जी, जो जो टर्म्स कांस्टेंट हैं उन उन टर्म्स को बाहर ले जाओ। वो टर्म्स हैं, ई नोट है, आई नोट है, डिवाइड बाय 2 है। इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन एक तो 1 dt का बचेगा आपके पास 0 से लेकर t तक, और दूसरा आपका 0 से लेकर t तक cos 2 ओमेगा t और इंटू dt, और बंद कर दीजिए इस ब्रैकेट को। अब देखिए 1 dt का तो सिंपल है, t 0 टू d लिमिट्स रखेंगे, लेकिन जब मैं इसको देखता हूं ना cos 2 ओमेगा t को, तो इसे सॉल्व करने का मेरा मन करता है कि इसको सॉल्व करूं और आपके सामने रिप्रेजेंट करूं। तो चलो जी, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट ये बना के देता है हमें। यहां सॉल्व कर लेता हूं मैं अलग से, ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह निकाल लेता हूं मैं। ये लो जी, यहाँ थोड़ी सी जगह हम बना लेते हैं अपनी, ठीक है, ऐसे। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे हम इसकी इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन है cos 2 ओमेगा टी, ओ का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है तो इंटीग्रेशन उसका हमेशा पॉजिटिव होगा। ओ का इंटीग्रेशन होगा sin 2 ओमेगा टी, टी के साथ मल्टीप्लायर है 2 ओमेगा, तो 2 ओमेगा बाहर। लिमिट्स हैं कहां से लेकर कहां तक? 0 से लेकर t तक। 1/2 ओमेगा बाहर, साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी माइनस साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई जी, तो 1/2 ओमेगा साइन 2 ओमेगा की वैल्यू होती है जी 2 पाई बाय कैपिटल टी, ठीक है, और इनटू टी माइनस साइन 0 की वैल्यू 0, टी से टी कैंसिल हो गया, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, तो रिजल्ट क्या आ गया इसका? 0, यानी कि रिजल्ट इसका क्या आया? 0। मतलब ये जो फैक्टर है जिसको मुझे सॉल्व करना था यहाँ पे, उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ भाई? 0 लिख रहा हूँ। मेरी बात बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। देखो कैसे, ये देखो ये फैक्टर मेरा क्या हो गया? 0 हो गया ये फैक्टर, और इसका इंटीग्रेशन आ गया t। लिमिट रखेंगे तो हमारे पास बनेगी ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2 dt का हो जाएगा जी dt, दैट इज इक्वल टू वर्क। मुझे क्या निकालना है? मुझे तो पावर निकालना है। तो पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क डिवाइड बाय टाइम, वो आपके पास आ गया ई नोट आई नोट डिवाइड बाय 2। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ई नोट बाय अंडर रूट 2 इंटू आई नोट बाय अंडर रूट 2। ये किसकी वैल्यू होती है? ये जानी पहचानी सी वैल्यू लग रही है, ये जहां तक मुझे पता है आरएमएस वैल्यू है ना? बिल्कुल, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ
और दिस इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इनको बहुत सी जगह वर्चुअल वैल्यू भी लिखा जाता है कि वर्चुअल वैल्यू ऑफ ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। हाँ जी, मनजोत समझ में आया बेटा? मनजोत समझ में आया आर्टिकल? हाँ जी, अंकुरित समझ में आया बेटा? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो बेटा, मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया है वो है एवरेज पावर एसोसिएटेड विद द रेजिस्टेंस और नॉन इंडक्टिव सर्किट। रेजिस्टेंस की भी बात कर सकते हैं हम। रेजिस्टेंस का मतलब यही है कि वहां पे इंडक्टर नहीं लगा हुआ, इसीलिए मैंने उसको कहा है नॉन इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि मान लीजिए कि मेरे सर्किट में इंडक्टर लगा है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरे सर्किट में इंडक्टर लगा रखा है हमने स्पेशल, तो अगर इंडक्टर के साथ मैं एवरेज पावर आपसे पूछूं तो आप क्या कहोगे बताओ? देखो बच्चा, सीधी सोचने वाली बात है। पावर क्या होता है? पावर होता है ईएमएफ मल्टीप्लाइड बाय करंट, और आई थिंक दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, तो ई आई कोस ऑफ थीटा, ई आई कोस ऑफ थीटा। अब इंडक्टर के केस में आप बताओ, इंडक्टर के केस में थीटा कितना होता है ई और आई के बीच? 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में थीटा कितना होता है? 90 डिग्री। कैपेसिटर के केस में भी थीटा 90 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो यानी कि इन दोनों के केसेस में एवरेज पावर कितनी रहेगी? जीरो रहेगी। यहाँ पे भी एवरेज पावर कितनी रहेगी? ऑफ कोर्स जीरो रहेगी। मतलब चाहे आपके पास इंडक्टर का केस हो, चाहे आपके पास कैपेसिटर का केस हो, दोनों सिचुएशन में एवरेज पावर आपकी क्या रहेगी बेटा? जीरो के बराबर ही रहेगी। चाहे आप कैपेसिटर की बात करें, चाहे आप किसकी बात करें बेटा? इंडक्टर की बात करें। एक बात आपको हमेशा याद रखी चलना है कि इंडक्टर के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है मैग्नेटिक एनर्जी। मैग्नेटिक एनर्जी, ये मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है, और वो जो एनर्जी होती है इसके पास, दैट एनर्जी इज हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है बच्चा? और कैपेसिटर के पास जो एनर्जी स्टोर होती है बेटा वो कितनी होती है? हाफ सी बी स्क्वायर। इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है वो होती है बेटा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और इसकी जो एनर्जी डेंसिटी होती है बच्चा वो होती है आपके पास क्या? 1/2 हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन। ठीक है। अब देखो बच्चा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको एल आर दे दिया जाता है। एल मतलब इंडक्टर, आर मतलब रेजिस्टर। एल आर सर्किट दे दिया जाता है, कहीं आपको सी आर सर्किट दे दिया जाता है, कहीं आपको केवल एलसी दे दिया जाता है। ठीक है। तो आप उनसे डील कैसे करोगे? आपके सिलेबस में तो है नहीं, तो आप सोचते हो कि इनको हम स्किप कर देते हैं, और स्किप करके हम बड़ा पछताते हैं। हम सोचते हैं कि यार अब इसके न्यूमेरिकल आ गए, क्योंकि आप एनसीईआरटी में जब देखोगे तो आपको 100% श्योर है इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनेंगे। आपके न्यूमेरिकल इन पे बेस्ड बनेंगे ही बनेंगे। आपने देखा भी होगा सीबीएसई के एग्जाम में भी आए हैं, जो मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने जो आपके पेपर लिए थे उसमें एलआर का भी था, सीआर का भी था। तो एलआर और सीआर सर्किट के साथ आपको डील करना आना चाहिए। देखो एलसीआर, नो डाउट एलसीआर मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एलसीआर को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन एलआर और सीआर को भी हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जब हम बात करते हैं एल ओनली, सी ओनली, आर ओनली, तो वहीं से हमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि एलसी के साथ हम कैसे डील करेंगे। ठीक है। और एलसी के अलावा हमारे पास सीआर होगा तो कैसे डील करेंगे। ठीक है। एलआर होगा तो कैसे डील करेंगे। ठीक है। तो ये आइडियाज भी हमें मिल जाते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक एलआर करवा देता हूँ। ठीक है। देखो जी, AC circuit containing inductor and resistor only। AC circuit बहुत इजी होगा आपके लिए। containing
क्या बेटा? इंडक्टर एंड इंडक्टर एंड रजिस्टर इन सीरीज, एंड रजिस्टर इन सीरीज। सीरीज में लगे हैं जी आपके इंडक्टर और दूसरा लगा है बेटा रजिस्टर। देखो बच्चा कैसे डील करना है आपको। मान लीजिए ये आपके पास है जी इंडक्टर और ये है आपके पास रजिस्टर। ठीक है, ये देखो ये हमने लगा रखे हैं, इस तरह से कनेक्ट कर रखे हैं, कनेक्शंस इनके कुछ इस तरह से दिए हमने। ये देखिए ये है हमारे पास एसी सोर्स, ये इंडक्टर है हमारा और ये रजिस्टर है हमारा। इसकी ईएमएफ जो होती है ना बच्चा, ये एसी सोर्स की, वो हमेशा ई नोट साइन ओमेगा टी के बराबर आप लेके चलते हैं। अब देखो एक इंडक्टर है, दूसरा रजिस्टर है। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाना चाहूं तो मेरा डायग्राम कैसा बनेगा? ये मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये मेरी वर्टिकल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, ये एक मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और दूसरी मेरी वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है ना जी, ये देखो जी। अब हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं? स्टार्टिंग हम करते हैं, हम कहते हैं कि जी आपका जो रेजिस्टेंस का केस है उसमें वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है ना भाई, यहां पे आई मेरे पास है करंट और वोल्टेज थ्रू रेजिस्टर आर। इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज क्या करती है? लीड करती है करंट को। कितने एंगल से? 90 डिग्री एंगल से। तो इन केस ऑफ इंडक्टर वोल्टेज इज 90 डिग्री क्या करेगी बेटा? लीड करेगी। किसको? करंट को। मतलब 90 डिग्री का यहाँ क्या बनेगा? इन दोनों के बीच फेज डिफरेंस। ये वोल्टेज थ्रू एल इंडक्टर, ये वोल्टेज थ्रू आर। तो इन दोनों का भी एक रिजल्टेंट बनाएंगे हम लोग, बिल्कुल बनाएंगे। ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया, रिजल्टेंट वोल्टेज ये आ गया आपके पास V। तो अब देखो बच्चों, V आपके पास किसके बराबर होगा? VL का स्क्वायर और प्लस VR का स्क्वायर। ये एंगल आप मान लो कितना? फाई एंगल मान लो ऐसे। तो VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो यहां से V इज इक्वल टू VR का स्क्वायर मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर मतलब वी आर के स्क्वायर का ये वैल्यू है, वी एल का है आई स्क्वायर एक्स एल का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब V इज इक्वल टू आई आर हम मान लेते हैं रेजिस्टेंस Z के बराबर ही मान लेते हैं। आई बाहर आ गया, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर ये आपका आ गया किसके बराबर? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कौन? इंडक्टर रजिस्टर सर्किट। आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, बस आपका यही रिजल्ट आ गया। अगर वोल्टेज आपको निकालनी होती तो वोल्टेज रिजल्टेंट वोल्टेज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? वी एल का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर के स्क्वायर के बराबर होता है। यहां से हम टेंजेंट फाई भी निकाल सकते थे कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस वो होगा आपका वी एल बाय वी आर, वी एल आई एक्सएल और ये आपका आई इंटू आर, यानी कि टेंजेंट फाई की वैल्यू कितनी होगी जी? एक्स एल बाय आर के बराबर होगी टेंजेंट आपके पास फाई की वैल्यू। ठीक है ना? तो ये है, आप इस तरह से इसके साथ क्या कर सकते हो बच्चा? डील कर सकते हो। जब आपके पास न्यूमेरिकल आए आपके सामने इस तरह के, तो आप बहुत इजीली उन्हें सॉल्व कर सकते हो, उनके साथ डीलिंग आपकी हो सकती है बहुत। ठीक है, देखो बच्चा, अब इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना आपने कैपेसिटर के लिए। देखो यहीं पे डायग्राम बनाता हूं और बहुत इजीली दिखा आपको प्रेजेंट कर देता हूं। ये आपके पास है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये आपकी है वर्टिकल एक्सिस।
आपको पता है कि मैंने देखिए, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस आर, और यही डायरेक्शन है किसकी, करंट की। लेकिन आपके एक कैपेसिटर 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है। तो ये आपका आ गया क्या, पीसी। ये वीसी, ये वीआर, दोनों का रिजल्टेंट बना लीजिए। इसी पे करंट है आपका, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट V इज इक्वल टू VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर। बस VC इज इक्वल टू IXC, तो XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय किसके इक्वल, ये RC सर्किट। यानी कि आप इस तरह से इनके साथ क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली आप इनके साथ डील कर सकते हैं। अब देखो बच्चा, अब हमारे पास न्यूमेरिकल किस तरह से बनते हैं, न्यूमेरिकल सेशन के साथ मुझे डील करना है। अब न्यूमेरिकल सेशन बनाना है आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो मैं कैसे न्यूमेरिकल सेशन बनाऊंगा। देखो भाई, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की स्टार्टिंग जो करी थी ना, वो करी थी फैराडे के लॉज के साथ। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड लॉ मैंने किया था, ठीक है। उसके बाद मैं लेंज लॉ पे गया था, और लेंज लॉ के साथ साथ मैंने और भी आर्टिकल्स उठाए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एडी करंट का कॉन्सेप्ट। कि एडी करंट का कॉन्सेप्ट जहां पे भी आता है, वहां मतलब कॉन्सेप्ट तो बन के निकलता ही निकलता है ना। तो एक बड़ा ही फेमस सा न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के लिए उठा के लाऊंगा, जिसको देख के आप भी कहेंगे कि सर सच में ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आपने लिया है, ठीक है। और वो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल भी है, ठीक है। तो चलो जी, सबसे पहले मैं आपको वही न्यूमेरिकल कराता हूँ। हालांकि इसमें से मेरे कई फेवरेट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी चलो एक न्यूमेरिकल उठाता हूँ। देखो जी कैसे, ये ये न्यूमेरिकल है ना, ये बहुत सारे सैंपल पेपर में भी है, एनसीईआरटी का सोल्ड एग्जांपल है ये। मैं उसकी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ एज इट इज, जो यहाँ पे मेंशन है एनसीईआरटी में। कहता है ए मेटालिक रोड ऑफ 1 मीटर लेंथ। एक मेटालिक रोड दी है आपको, मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर। लेंथ है 1 मीटर के बराबर, लेंथ 1 मीटर इज रोटेटेड विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 50 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, 50 revolution per second, with one end hinged at center and other end at the circumference of metallic ring of radius r। मतलब रेडियस उसका दे रखा है कितना, 1 मीटर, और इसने क्या कहा कि सेंटर पे तो वो सस्पेंड कर रखी है, और दूसरा एंड क्या कर रहा है उसका, रोटेट कर रहा है, कोई बात नहीं। About an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring। एक्सिस कैसी है, सेंटर से पास करती है, परपेंडिकुलर है। एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना दे रखा है, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, पैरेलल टू द एक्सिस, ठीक है, कोई बात नहीं। कि व्हाट इज द ईएमएफ बिटवीन द सेंटर एंड द मेटालिक रिंग, ठीक है। सेंटर और मेटालिक रिंग के बीच क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मुझसे ये पूछा। तो सबसे पहले आपको पता है ना, जहां पे भी मोशन की बात होती है ना, वहां मोशनल ईएमएफ आता है, और मोशनल ईएमएफ की वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, बीएलवी के बराबर होती है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, अगर नहीं लगेगा तो सबसे पहले हमें जो गिवन है बातें, उन बातों के अकॉर्डिंग बातें कर लेते हैं, बिना काम के इधर उधर की बातें हम करेंगे क्यों, ठीक है जी। ये लो जी, ये हमें दे रखा था वो सर्कल, ये थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं इसको, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बनाते हम, ठीक है। ये हमें रोड दे रखी थी जी इस तरह की, इस तरह का एक रोड दिया था जो सेंटर पे फिक्स था और रोटेट कर रहा था यहां से, ठीक है ना, ऐसे 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 रोटेट कर रहा था, ठीक है ना, ऐसे रोटेट कर रहा था, और सेंटर पे फिक्स था, मतलब ये यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, इसके सेंटर पे ओरिजिन पे फिक्स है, ठीक है। इसका रेडियस r के बराबर है, और इसका r रेडियस जो है वो लेंथ इसकी कितनी गिवन है, 1 मीटर के बराबर है।
मान लीजिए अब ऐसे रोटेट कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल मान लो आप थीटा, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं P, ये पोजीशन मान लेते हैं Q, थीटा एंगल है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे अप्लाई कर रखा है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पैरेलल टू इट्स एक्सिस एंड द एक्सिस पासेस थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। सेंटर से पास करती है, परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, परपेंडिकुलर है किसके? इसके प्लेन के। इस तरह से जहां मैं ये क्रॉस क्रॉस दिखा रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड दिखा रहा हूं, उसका मतलब यही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये मेरा मेटल रिंग है भाई, ये मेरा मेटल रिंग है। क्लियर है जी इतनी बात? अब देखो सुनो, अब हम क्या कहते हैं, ईएमएफ किसके बराबर होती है? ईएमएफ होती है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मतलब फ्लक्स होता है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब एरिया का जो नॉर्मल है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की सेम डायरेक्शन है। वैसे तो होता है बी ए कोस थीटा, लेकिन थीटा आपका हो गया 0 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा 0 हो जाता है, तो फ्लक्स हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब आप कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, तो चेंज किसमें हो सकता है? एरिया में। ईएमएफ किसके बराबर होगी? मैग्नेटिक फील्ड इनटू चेंज इन एरिया, डीए। यही होगा ना कि डीए बाय क्या? डीटी। देखो भाई, आपको पता है कि ईएमएफ किसके बराबर होती है? डी फाई बाई डी टी विद नेगेटिव साइन। तो डी फाई बाई डी टी, अब फाई में बी और ए है, तो बी में चेंज हो नहीं रहा, तो डी ए बाई डी टी। सही बात है। यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई एम एफ इज इक्वल टू बी इंटू डी बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब एरिया किसका निकाले भाई? एरिया लूप का निकाल लेते हैं। पहले तो हम लूप का ही निकाल लेते हैं, फिर डेरिवेटिव ले लेंगे। लूप कौन सा? पीओ क्यू ले लेते हैं, पीओ क्यू, एरिया ऑफ लूप, पीओ क्यू, पीओ क्यू, ठीक है। इसका इस लूप का एरिया निकाल लेते हैं। अब इसका एरिया कैसे निकालें? इसका एरिया निकालने का कोई तरीका होगा हमारे पास? बिल्कुल होगा जी। कैसे? वैसे इस पूरे का कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि अगर इसकी रोटेशन कंप्लीट हो जाए तो 2 पाई होगा। 2 पाई के लिए कितना है? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई के लिए, 2 पाई रोटेशन के लिए एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर है ना। तो यूनिट के लिए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई। अब आप रोटेट कितना कर रहे हो भाई? थीटा रोटेट कर रहे हो ना, थीटा ही रोटेट कर रहे हो, तो थीटा के लिए एरिया कितना बनेगा? थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि पाई से पाई गया, आर स्क्वायर थीटा बाय 2। यानी कि आपकी जो ईएमएफ है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चा, आपकी जो ईएमएफ है बी इंटू डी बाय डी टी, और एरिया इसका कितना आ जाएगा जी? आर स्क्वायर थीटा बाय 2, आर स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है ना। तो यहां से ईएमएफ किसके बराबर बन गई? ईएमएफ बन गई बी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 डी थीटा बाय डी टी। ऑफ कोर्स इसमें कोई दो राय नहीं है, डी थीटा बाय डी टी के इक्वल होगा। अब डी थीटा बाय डी टी क्या होता है? ओमेगा के बराबर होता है। तो यानी कि ये क्या बन गया? बी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और इनटू ओमेगा। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो E इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी f, 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी f। अब मैग्नेटिक फील्ड है, जो कैंसिल वैंसिल कुछ हो रहा है क्या? हाँ जी, ये हो रहा है कैंसिल। तो आपके पास आ गया पाई इंटू फ्रीक्वेंसी f इंटू बी इंटू आर स्क्वायर। सही बात है। चलो जी, अब वैल्यूज ही रखनी है आपको सीधी। तो पाई की वैल्यू है 3.14, फ्रीक्वेंसी आपको इनिशियली गिवन थी 50 रेवोल्यूशन पर सेकंड, और मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला, और रेडियस था 1 मीटर। तो ये तो बहुत इजी हो गया आपके लिए। ये हो गया जी 31.4 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 4 जा 22, 5 1 जा और 5 और 2 7, ठीक है। तो आगे 5 3 जा 15, ठीक है जी। तो 157 आ गया आपके पास। क्या आपने क्या निकाला? ईएमएफ। ईएमएफ की यूनिट क्या होती है? वोल्ट। तो ये लो जी फाइनल आंसर, ठीक है।
तो इस तरह से आप इन न्यूमेरिकल के साथ क्या कर सकते हो बच्चा, डील कर सकते हो। अभी एक एनसीईआरटी का एग्जांपल और लेता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और सीबीएसई में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। जो मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं वो सीबीएसई में रिपीट हुआ है बेटा, ठीक है ना। मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम 3 to 4 टाइम्स देखा है और अब आपके जितने भी सैंपल पेपर आए हैं उन सैंपल पेपर में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको बेटा जरूर मिलेगा और जैसे ही मिलेगा आप देखते ही खुश हो जाओगे कि हमने एक क्लासरूम में कर रखा है, ठीक है जी। देखो जी, आपको इस तरह का एक कंस्ट्रक्शन दिया होगा। देखिए मैं आपके लिए एक कंस्ट्रक्शन एक बनाता हूं, एक एरिया एलिमेंट, ठीक है। देखो मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। ये देखिए ये मेरी रोड्स लगी हैं, है ना। ये इस तरह से मैं एरिया बनाऊंगा, इससे एक मेटालिक फ्रेम बना रहा हूं एक्चुअली मैं। ये देखो बेटा ये एक मेटालिक फ्रेम मैं आपके लिए बना रहा हूं, फ्रेम डिजाइन कर रहा हूं आपके लिए मेटालिक, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ पे ना एक साइड है जो मूव कर सकती है, मान लीजिए वो साइड है ये वाली मूव कर सकती है और इसको मैक्सिमम हम कहां तक मूव करवा सकते हैं, यहां तक मूव करवा सकते हैं मान लीजिए, ठीक है। ये ले लीजिए यहां तक आप मूव करवा सकते हैं इसको, मान लीजिए इसकी मूवमेंट यहां से यहां तक हो, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ये मेरी पी, ये साइड मेरी क्यू, ये मेरी साइड है आर, ये मेरी साइड है एस के, पी क्यू आर एस है मुझे। और यहाँ पे आपकी मूवमेंट जो है वो 0 के बराबर है, यहाँ पे आपकी जो मूवमेंट है वो b के बराबर हो जाती है और बिल्कुल बाहर आने के बाद x इज इक्वल टू 2b के बराबर आपकी मूवमेंट हो जाती है। और आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो इसके रोड के अंदर है, केवल अंदर अंदर आपने अप्लाई किया है। ऐसे मैं बना देता हूँ थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा हम यहाँ पे ड्रॉ करके बता देते हैं। यानी कि मैं अगर डॉट लगा रहा हूं तो आप समझ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अपवर्ड है, ठीक है। आउटवर्ड है, आउटवर्ड बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अपवर्ड नहीं आउटवर्ड बोलना, ठीक है। ये देखो जी ऐसे हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, लेकिन हाँ बी और 2b के बीच कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है, बी और 2b के बीच कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना। इसका जो मोशन होगा इस कंडक्टर का, इसका मोशन होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में विद द वेलोसिटी v, विद वेलोसिटी इज इक्वल टू v वेलोसिटी के साथ ये आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। और इसकी लेंथ जो दे रखी है pq वो हमें दे रखी है l के बराबर, pq जो दे रखी है वो l के बराबर है। इतनी बातें गिवन है बच्चे। अब आपको क्या करना है, आपको ईएमएफ के लिए भी ग्राफ करना है, ठीक है ना। ईएमएफ वर्सेस डिस्टेंस, फ्लक्स वर्सेस डिस्टेंस, फोर्स के साथ भी करना है आपने, पावर के साथ भी करना है। मतलब यहाँ पे पावर के साथ पहले फ्लक्स के साथ भी करना है आपने, फिर ईएमएफ के साथ, फिर पावर के साथ, है ना, और फिर फोर्स के साथ, सभी के साथ आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देनी, किसके किसके विद रिस्पेक्ट, डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट। तो देखो जी कैसे काम करेगा। देखो भाई आपको मैं एक बात बताऊं यहाँ पे एक स्पेशल बात, देखो आप जब 0 से लेकर b तक आएंगे, ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, कोई x डिस्टेंस ले लो जिसमें फ्लक्स रहेगा आपका किसके बराबर, फ्लक्स रहेगा b इंटू l इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया होना चाहिए ना, तो एरिया क्या ले लेते हैं l इंटू एक साइड होगी l, दूसरी ले लेते हैं x। तो x कहां से कहां लाई करेगा, x की वैल्यू 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b, मतलब 0 से लेकर b तक उसकी वैल्यू क्या रहेगी, blx के बराबर, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं, देखो इससे ज्यादा फील्ड लाइन तो जुड़ ही नहीं सकती, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो यहां तक ही था, कि यहां तक था। तो अब आपका फ्लक्स किसके इक्वल हुआ, मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ इनटू
L into B, B L into B for ये किसके लिए, for B less than equal to X less than equal to 2B। B और 2B के बीच वैल्यू कितनी रहेगी? ऑफ कोर्स यार बाहर जाने के बाद फ्लक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज कहां से कहां तक करेगा, ये 0 से लेकर B तक क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। बाहर जाने के बाद फ्लक्स क्या होगा, कांस्टेंट। अब ये क्या कहता है कि 2B से आपको वापस भी आना होता है। अगर वापस आओगे तो फिर अगर मान लीजिए आप 2B से B तक आए फिर तो कांस्टेंट है, लेकिन B से जब आप 0 पे जाएंगे तो उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, लगातार डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे 0 से लेकर B तक यहाँ पे EMF इंड्यूस होगी, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d5 बाई dt, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ d5 बाई dt। तो ये आपका बन जाएगा माइनस ऑफ d बाई dt ऑफ BLX। तो dx बाई dt क्या होता है, वेलोसिटी, तो माइनस ऑफ BL इनटू V। लेकिन ये बात किसके लिए, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू B के लिए। लेकिन अगर मैं B और 2B के बीच बात करूं, EMF कितनी होगी, फ्लक्स तो कांस्टेंट है, तो EMF कितनी होगी, 0। B इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2B। मतलब आपकी 0 और B के बीच ये वैल्यू और B और 2B के बीच EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी, है ना। आप मेरी बात समझ गए हैं, बिल्कुल। अब देखिए बेटा कि ये मैं 0 से लेकर B तक की बात कर रहा था, ये B से लेकर 2B तक की बात कर रहा था EMF के लिए, ठीक है ना, EMF के लिए। अगर हम बात करें पावर की और फोर्स की, तो फोर्स की वैल्यू होती है B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R। फोर्स की वैल्यू होती है बेटा B स्क्वायर L स्क्वायर V बाय R, ठीक है ना। और आपके पास इसकी नेगेटिव वैल्यू आती है इनिशियली हमारे पास, जब वापस आएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसी तरह से पावर तो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, पावर तो वेक्टर होती ही नहीं है, पावर की वैल्यू होती है B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाय R। अब इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं वो आपको समझाता हूँ कि कैसे आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना है। देखिए जी, मैं सभी के ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे और सभी को ग्राफिकली मैं रिप्रेजेंट करके चलूंगा, ठीक है जी। देखो कैसे, सबसे पहले मैं लेता हूं डिस्टेंस वर्सेस क्या, फ्लक्स का डिस्टेंस। ये एक्सिस जो है वो डिस्टेंस के लिए है, ये जो है वो फ्लक्स के लिए है, फ्लक्स के लिए। तो देखो बच्चा मैंने क्या कहा, फ्लक्स 0 से B तक इंक्रीज करता जाता है, फ्लक्स का वैल्यू 0 से B तक इंक्रीज करता है बेटा, ऐसे लगातार। लेकिन B और 2B के बीच क्या हो जाता है, कांस्टेंट। B और 2B के बीच क्या हो जाता है, कांस्टेंट। मतलब ये डिस्टेंस किसके बराबर हुआ, B के बराबर हुआ। और B और 2B के बीच क्या हो जाएगा जी, कांस्टेंट हो जाएगा। अब 2B से वापस चलो, अब 2B से जब आप वापस चलोगे तो B और 2B के बीच क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब यहाँ पे मान लीजिए B, ये कांस्टेंट, यहाँ तक कांस्टेंट। लेकिन B से अगर मैं 0 की ओर जाऊं तो ये लगातार क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, ऐसे। तो ये होगी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इसमें हम यहाँ हम मूव कर रहे थे आउटवर्ड, यहाँ हम मूव कर रहे हैं इनवर्ड। ये इनवर्ड मोशन है हमारा, इनवर्ड्स, और इसमें हमारी जो मूवमेंट थी वो थी आउटवर्ड्स, ठीक है जी। अब देखो ये तो था फ्लक्स के लिए। अब दूसरा हम यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ वो मैं ले रहा हूँ ईएमएफ के लिए। यहाँ पे जो मैं प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ वो ईएमएफ के लिए ले रहा हूँ। ये एक्सिस ईएमएफ के लिए, ये मेरा ओरिजिन और ये मेरा डिस्टेंस के लिए। ईएमएफ के केस में देखिए कि ईएमएफ में चेंज कब तक होगा, ईएमएफ आपकी क्या है, माइनस ऑफ बीएलबी। पहली बात तो नेगेटिव वैल्यू है 0 और 2b के बीच, और फिक्स वैल्यू है, ठीक है, माइनस ऑफ बीएलबी। तो फिक्स वैल्यू है, तो फिक्स वैल्यू के लिए कैसा रहेगा, ऐसा ग्राफ रहेगा, माइनस ऑफ बीएलबी। कब तक, जब तक कि आप डिस्टेंस किसके बराबर ट्रेवल नहीं कर लेते, जब तक कि आप b के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर लेते। और b और 2b के बीच में कितना रहेगा, b और 2b के बीच में रहेगा 0। अब 2b से b जाएंगे तो भी 0 ही रहेगा। लेकिन हाँ, b से अगर 0 जाएंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। कहां से, b से लेकर 0।
तो ये है आपके पास ईएमएफ का प्रेजेंटेशन। इसी तरह से हम फोर्स के लिए बात करेंगे। पावर में एक बात याद रखना, पावर आपकी दोनों सिचुएशन में अप ही आएगी, क्योंकि पावर की वैल्यू क्या, पावर क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। पावर क्या होती है बेटा, स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ प्लस माइनस की बात मत करना, ठीक है ना, प्लस माइनस की बात मत करना, ठीक है बच्चा। चलो थैंक यू बच्चों, आज हम अपनी क्लास यही करते हैं समाप्त, और मिलते हैं कल नई क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू बच्चों।